नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय। गुजरात सरकार क्यों खफा है तीस्ता शीतलवाद से। दूसरा, इंडिया जीतेगा भारत, क्या लोकतंत्र बचाने की मुहिम। और तीसरा, अब्बास अंसारी का भविष्य क्या होगा। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे हमेशा की तरह आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब आपको प्रत्येक महीने हमें एक छोटी रकम सहयोग के रूप में देनी होगी, और अगर आप प्रत्येक महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम, एक मुश्त, एक बार भी आप हमें आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आपकी इस आर्थिक मदद से हमें चैनल चलाने में आसानी रहती है। तो सबसे पहली बात, गुजरात सरकार क्यों खफा है तीस्ता शीतलवाद से। कल सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता शीतलवाद जी को रेगुलर बेल दे दी। अब जरा पहले इस केस को आप सब लोगों को याद है कैसे तीस्ता शीतलवाद जी को जेल में डाला गया इत्यादि इत्यादि, लेकिन थोड़ा मैं बैकग्राउंड इसलिए बता दूं क्योंकि ये समझना जरूरी होता है। जब आज देश में बोला जाता है कि हमारी इतने साल पुरानी सभ्यता, हमारी 4000 साल पुरानी सभ्यता, हमारे ये संस्कार, तो तीस्ता जी के बारे में भी समझ लीजिए। तीस्ता शीतलवाद जी मूलतः गुजरात से आती, मतलब उनके जो पुरखे हैं MC शीतलवाद, जो भारत सरकार के पहले अटॉर्नी जनरल, भारत के पहले लॉ कमीशन के चेयरमैन, उनकी पौत्री हैं। MC शीतलवाद के पुत्र थे अतुल शीतलवाद, जो बॉम्बे में प्रैक्टिस करते थे, और उनकी पुत्री हैं तीस्ता शीतलवाद। इनके बारे में बहुत, अगर आपको याद हो, बहुत व्हाट्सएप में ट्रोल किया गया कि इनका घर जुहू में है, अमिताभ बच्चन के पास है, इतने 100 करोड़ का घर कैसे हो सकता है। आप जो यंगस्टर्स तो नहीं, लेकिन जो भी आज 50 साल 60 साल से ऊपर के उम्र के लोग हैं, अगर आपको याद हो तो किसी भी शहर में किसी भी जगह जो सबसे बड़े बंगले, सबसे बड़ी जगहें हुआ करती थी, वो वकील या डॉक्टर की होती थी। तो अगर इनके दादा MC शीतलवाद हिंदुस्तान के पहले अटॉर्नी जनरल, इनके पिता बड़े वकील, तो जुहू में बंगला होने में मुझे कोई नहीं लगता है कि ऐसा कोई आश्चर्य की बात है। ये इनका हेरिडिटरी है। खैर, एहसान जाफरी केस में आपको भी अगर याद हो, एहसान जाफरी का वही जो कांग्रेस के पूर्व सांसद, और उनको भीड़ ने जब घेर लिया था, उन्होंने सबको फोन भी किया। किसको किसको फोन किया, या आप किसी भी किताब कहीं भी देख लीजिए, उन्होंने उस समय गुजरात के हर उस व्यक्ति को किया जो किसी न किसी तरह से मदद की गुहार लगाई। किसी ने उनकी मदद नहीं की और भीड़ ने उनको मार डाला। उनकी पत्नी जो जाकिया जाफरी हैं, उन्होंने उस न्याय दिलाने के लिए उन्होंने अपना सुप्रीम कोर्ट तक आई, क्योंकि हर जगह ये हो गया था कि नहीं वो ठीक है, उनका मर्डर तो हुआ, एहसान जाफरी को जलाया, मतलब मार तो डाला गया, लेकिन कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। और ये मुख्य रूप से जब सुप्रीम कोर्ट तक अपनी लड़ाई लड़ रही थी इनकी पत्नी, तो कहीं ना कहीं उसमें मोदी जी भी निशाने पे आ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने जाकिया जाफरी जी की पिटीशन डिसमिस की, और उसके अगले दिन तीस्ता शीतलवाद जी गिरफ्तार हो गई। तीस्ता शीतलवाद जी उनके साथ पूरी मुस्तैदी से इस मुकदमे को लड़ रही थी। तीस्ता जी के अगेंस्ट जो FIR की, वो अहमदाबाद की डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच है, DCB बोलते हैं, उन्होंने FIR की और गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मतलब घर की ही बात हुई, एक घर के एक व्यक्ति ने FIR की, दूसरे व्यक्ति ने पकड़ लिया। 2 सितंबर 2022 से, अच्छा ये सब जून में हुआ था, जून में गिरफ्तार हो गए थे। 2 सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली, वो भी कंडीशनल बेल थी। रेगुलर बेल के लिए तीस्ता शीतलवाद जी गुजरात हाई कोर्ट में रेगुलर बेल के लिए उन्होंने अप्लाई किया। हालांकि जो उनका ओरिजिनल केस है वो तो ट्रायल में लोअर कोर्ट में चल ही रहा है, ये तो सिर्फ बेल की बात हो रही है। 1 जुलाई इस साल 2023 में गुजरात हाई कोर्ट ने बेल अपील को खारिज किया और उनसे कहा कि तुरंत सरेंडर करके आप जेल जाइए। इस निर्णय के अगेंस्ट तीस्ता जी सुप्रीम कोर्ट आई। वो आपको याद होगा कि वो फेमस था कि कैसे रात में किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जजेस लोग बैठे थे और फिर कैसे रात में ही एक बेंच फॉर्म हुई, 2 बेंच फॉर्म हुई इनफैक्ट, और इसको सुना गया।
और उनको फिर एक इंटरिम राहत देके उनको बेल को एक्सटेंड किया गया। अब कल सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक रेगुलर बेल दे दी है। बेल देते समय सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के ऑर्डर को जो कहा है, वो मतलब लिखित में कहा है, वो परवर्स कहा है। इट इज अ परवर्स ऑर्डर। अब परवर्स की मैंने जब हिंदी देखा, मैंने कहा कि इसको जरा हिंदी में भी करूं, तो जो डिक्शनरी मीनिंग है वो कहता है विकृत। परवर्स का मतलब विकृत। तो ये एक विकृत आदेश दिया गया है गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा। ये कोई और नहीं कह रहा, 19 की जो सुपीरियर कोर्ट है वो ये कह रही है कि इट इज अ विकृत ऑर्डर। अब क्या करेगी ऐसे में कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या करे अगर ऐसे ऑर्डर गुजरात को हाईकोर्ट से आ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि एविडेंस है, गवाही हो गई है, रिकॉर्ड हो चुकी हैं, और आप बेल नहीं दे रहे हैं, और इस बिना पे कि रिकॉर्ड, भाई कोई इनसे ये पूछे, मतलब हम ओवरऑल एक जुडिशरी एग्जीक्यूटिव गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो केस में, जिसमें मैंडेटरी है कि आप गिरफ्तार कीजिए, 45 दिन तक गिरफ्तार नहीं किया जाता, और ब्रिजभूषण सिंह सफल हो जाते हैं उस लड़की के पिता का स्टेटमेंट, नाबालिग लड़की के पिता का स्टेटमेंट चेंज करवाने में, और वो एफआईआर विड्रॉ हो जाती है, उसमें फाइनल वो लग जाती है, फाइनल क्लोजर लग जाता है एक तरह से। अब वहां पे गिरफ्तारी नहीं हो रही है, और यहां पे एविडेंस सब रिकॉर्ड हो जाने के बाद अब कहा जा रहा है इनको गिरफ्तार करिए। जो अब मैं अपने मूल प्रश्न पे आता हूं कि ये क्यों शीतलवाद जी से क्यों खफा है। 2-3 चीजें समझ में आती हैं। क्या तीस्ता जी ने एक मुस्लिम से शादी की है, ये उनका गुनाह है और इसलिए खफा है? क्या या वो गुजरात के दंगों की निष्पक्ष जांच और जाकिया जाफरी के जो शौहर, उनके हस्बैंड थे, उनकी मृत्यु हालात में उसकी जांच की मांग कर रहे हैं, यही कर रही हैं ना, और इसके लिए आप उनको क्या क्या ब्रांड कर रहे हैं मालूम नहीं। अब हम लोग आ जाएं दूसरी बात पे। दूसरी बात है कि इंडिया जीतेगा भारत, क्या लोकतंत्र के लोकतंत्र के जो हमारा देश का है उसको बचाने की ये मुहिम है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ये इंडिया बना, विपक्ष की पार्टियों ने इंडिया अपने गठबंधन का नाम दिया, तो उसकी टैगलाइन आ रही है, टेंटेटिव सी है लेकिन कहा जा रहा है कि मोर और लेस ये फाइनल है, इंडिया जीतेगा भारत। अब जो मुझे ऐसा लगता है ना कि बीजेपी जो इतने दिनों से लड़की पढ़ाओ, लड़की बचाओ, सबका साथ, सबका विकास, इस तरह के जो नारे दे रही थी, तो अगर विपक्ष को लगा कि नारे में ही इस देश के लोग वोट देते हैं, तो उससे बेहतर चीजें ला रहे हैं, उससे ज्यादा अच्छी चीजें ला रहे हैं। अब इसमें 2-3 बातें हैं। जो आइडिया, जो इंडिया की बात है कि इंडिया और जीतेगा भारत, एक तो पहली बात यह है कि इसमें वो आइडिया ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ कि ये पूरी आइडिया ऑफ इंडिया है। दूसरा, ये देश संविधान के द्वारा चलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार कहा जा रहा है। तीसरा, गवर्नेंस के तरीके, गवर्नेंस कैसे होगी, आपसी विचार विमर्श होना चाहिए, लोकतांत्रिक ढंग होना चाहिए, और भागीदारी होनी चाहिए, पार्टिसिपेटिव होनी चाहिए। ये थोड़ी कि आपने कह दिया, एक हुक्म हो गया और फिर सारे लोग जी जी हुजूर, जी हुजूर। और जो एक बात उस मीटिंग में भी कही राहुल गांधी ने, और जो ये विपक्ष, ये थोड़ा विचारधारा का भी मामला है, ये केवल ये गवर्नेंस इशू नहीं है, थोड़ी विचारधारा की भी बात है। वो विचारधारा जो कहती है कि नहीं, आई एम सुपीरियर टू यू, मैं आपसे अच्छा, मेरा धर्म आपसे अच्छा, मेरी भाषा आपसे अच्छी, मेरे पुरखे आपसे अच्छे, वो इस तरह की विचारधारा है। या जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। अब बीजेपी की जो बात है, जैसे यहां पे बीजेपी क्या कहती है, बीजेपी 3-4 चीजें कहती थी। विपक्ष के लिए हरदम कहती थी कि इनके बहुत आपसी मतभेद हैं, कभी एक जगह नहीं बैठ पाएंगे। मतभेद आप क्या नहीं है, मैं 2-3 नाम सिर्फ आपको याद दिला दूं जो कठिनाइयां हैं। क्या क्या कठिनाइयां थी विपक्ष, यही थी कि आपसी मतभेद है। गोविंदाचार्य जी से आपका मतभेद था कि नहीं था? बलराज मधोक जो मतलब उनकी बड़े नेता, एक तरह से फाउंडिंग फादर्स ऑफ जनसंघ और बीजेपी,
किताब पढ़ लीजिएगा, उनकी किताब है। क्या मतभेद हैं और क्या कॉन्स्पिरेसी एक दूसरे के लिए की जाती है वो साफ साफ है। हाल के दिनों में अभी संजय जोशी जी बड़े नेता, अडवाणी जी बड़े नेता, मुरली मनोहर जोशी बड़े नेता, सुब्रमण्यम स्वामी बड़े नेता, अरुण शौरी बड़े, इन लोगों का आपने क्या क्या हाल कर रखा है। आपका मतभेद नहीं है, क्योंकि आपके यहां किसी को आपने जो अपना मॉडल बनाया उसमें शटअप है, बोलने की हिमाकत मत करना। और किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर आप बोलने से मना कर रहे हैं तो वो एक थोड़ी मुश्किल चीज है। जो ठीक है, मतभेद नहीं है, बातचीत है, हर चीज में बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि जो विपक्ष में आपसी बातचीत है, 2 बार बैठ चुके हैं, संवाद है, और संवाद तो होना ही चाहिए। वो मुझे लगता है कि पहला स्टेप जो है वो ठीक से विपक्ष ने पार कर लिया। अब ठीक है, मैटर ऑफ डिटेल्स है, कहां कौन कितनी सीटें, कौन आमने कौन सामने इत्यादि। एक और चीज हुई जो एक कठिनाई थी उसको पार किया है विपक्ष ने, लीडरशिप की बात थी। खड़गे जी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि कांग्रेस कहीं लीडरशिप की बात नहीं कि मैं ही लीडर, तो वो भी खत्म। अब किस बात का मतभेद। अब एक बात बार बार होती थी, परिवारवाद परिवारवाद। राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं, राहुल गांधी तो सांसद भी नहीं, राहुल गांधी तो कौन सा परिवारवाद, वो भी अब चिपक नहीं रहा है। और एक जो इनका अपनी स्टाइल है हर चीज में झूठ बोलने का, कि नीतीश गुस्सा हैं, अरविंद केजरीवाल गुस्सा हैं, ममता बनर्जी गुस्सा हैं, वो उस समय बिल्कुल साफ साफ देख लिया वो, और उसके बाद कि कौन क्या गुस्सा और कौन गुस्सा नहीं। और उसके एक आज जब पार्लियामेंट शुरू हुई है तो उसका कुछ प्रभाव भी दिखने लगा है कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन है इन लोगों में। अब मैं ये कह दूं कि जीतेगा भारत, क्यों, ये तो मैंने बताया उनकी घटनाएं। क्योंकि ये जो इंडिया गठबंधन है ये भारत में ये नहीं कहता कि हमारे दुश्मन हैं आप, यहां तो बाकी लोग दुश्मन हैं। मैं देशभक्त, 37% लोग देशभक्त, 63% लोग दुश्मन। जो आपके साथ नहीं वो दुश्मन। कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। लोकतंत्र में कोई किसी पार्टी से मुक्त नहीं किया जाता है। और संवाद और संपर्क दूर दूर तक नहीं, मन की बात। एनडीए की मीटिंग भी होगी तो मैं आऊंगा, अपना टेलीप्रॉम्प्टर लगाऊंगा, मैं अपनी बात कह दूंगा, आपकी सुनने की मुझे जरूरत नहीं है। आप सुनिए, मेरी बात सुनिए और घर जाइए, हाँ, चाय समोसा खा के। अब सबसे बड़ी बात है फेडरल स्ट्रक्चर की, राज्यों की स्वायत्ता की बात है। और वो अस्मिता तो एक अलग वो है, स्वायत्ता है, रहेंगे कि नहीं रहेंगे, चलने देंगे कि नहीं चलने देंगे। अभी जिस तरह से गवर्नर साहब लोग बिहेव कर रहे हैं, जो एक सशक्त केंद्र, जो एक भाषा, एक धर्म, एक रंग, इनसे नहीं चलेगा। देश चलेगा भारत के संविधान से, और शायद उसी की तरफ ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश कर रही हैं। अब तीसरी बात है, अब्बास अंसारी का भविष्य क्या होगा। अब कुछ लोग ये पूछेंगे अब्बास अंसारी कौन है, तो पहले मैं प्रचलित बात बता दूं जो आजकल सारे टीवी चैनल और वो बता रहे हैं। अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी के लड़के हैं। ये उनका परिचय आज सबसे आसानी से आपको देने में समझ में आ जाएगा। मुख्तार अंसारी कौन है? कुख्यात माफिया डॉन है। अब एक खबर ये आई कि अब्बास अंसारी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से घोसी से चुनाव जीते और रिकॉर्ड वोट से जीते, कंफर्टेबली जीते। मुख्तार अंसारी इस बार नहीं लड़े थे और अब्बास अंसारी ने वो चुनाव लड़ा। अब ओम प्रकाश राजभर जी आज ये बता रहे हैं, उनको डिसोन कर रहे हैं एक तरह से। वो कह रहे हैं कि भाई, उन्होंने आज बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये अब्बास अंसारी तो तुम्हारी पार्टी के थे ही नहीं, ये तो समाजवादी पार्टी के थे। समाजवादी पार्टी के कहने से हमारे टिकट जरूर दिया, लेकिन एक कैंडिडेट उनके थे, हमारे सिंबल पर लड़े। तो वो इस तरह की बात उन्होंने और भी कही है और कैंडिडेट्स के लिए। ओम प्रकाश राजभर की बात पे आने से पहले मैं थोड़ा आपको अब्बास अंसारी का इसलिए बता दूं क्योंकि वो आपको समझना जरूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब लोग बात करते हैं ना कि हम उस खानदान के, हम उस जगह के, कोई कहता है कि मेरे गांव में ह्वेन सॉन्ग आता था, मैं दौड़ के क्या क्या काम करता था। अब्बास अंसारी कौन है? अब्बास अंसारी के बाबा के पिता, पितामह, प्रपितामह का नाम था डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी। 1905 या 1903 में इंग्लैंड में मेडिकल की पढ़ाई पूरी की, एमएस किए, एमडी किए, और
भारतीय कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1927 से 28 में उसके अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है उसके संस्थापक। और दिल्ली में अगर आप जाइए तो दरियागंज के पास जो अंसारी रोड है और जो एम्स के पास अंसारी नगर है, ये इन्हीं के प्रपितामह के नाम से है, अब्बास अंसारी के। ये तो हो गए इनके बाबा वाली साइड। अब इनके नाना वाली साइड, मुख्तार अंसारी के जो नाना है, मतलब इनके पिता के जो नाना है, उनका नाम है ब्रिगेडियर उस्मान, महावीर चक्र विजेता। नौशेरा जम्मू में 1948 में एक्शन में मारे गए, वीरगति को प्राप्त हुए। और ये जरा समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, गूगल कर लीजिएगा उस लड़ाई का। नौशेरा में जब झांगड़ नाम की जगह थी, जिसको पाकिस्तान ने हमसे कब्जे में कर लिया था 1947 के बाद, उसके बाद ब्रिगेडियर उस्मान ने कसम खाई थी कि जब तक झांगड़ को वापस नहीं ले लूंगा तब तक जमीन पे सोऊंगा। वो व्यक्ति फिर जमीन पे सोया, फिर उसने ब्रिगेडियर था देश में उस समय, अगर मेरी नॉलेज ठीक है, अगर मेरी गिनती ठीक है, 10 से ज्यादा ब्रिगेडियर नहीं रहे होंगे, ब्रिगेडियर था, स्लेप्ट ऑन फ्लोर। और पाकिस्तान ने उनके, और एक और चीज इंपॉर्टेंट है, 47 में जब देश अलग हुआ ना, तो ब्रिगेडियर उस्मान के पास ऑप्शन था कि वो पाकिस्तान की फौज के साथ चले जाएं, क्योंकि मुसलमानों को ये ऑप्शन दिया गया था, बट ही स्टेड बैक विद इंडियन आर्मी। और उस आदमी ने जब जो लड़ाई लड़ी, उसके बाद पाकिस्तान ने उनके सिर पे 50,000 रुपए का इनाम रखा था। 50,000 इन 47, सोच लीजिएगा, तनख्वाहें लोगों की 10, 20, 50, 100 रुपया हुआ करती थी। और 3 जुलाई 1948 में झांगड़ को वापस लेके ये व्यक्ति वीरगति को प्राप्त हो जाता है। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि अच्छा, कि ये समझना जरूरी है। ही इज द हाईएस्ट रूलिंग, ही इज द हाईएस्ट ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी, मतलब ब्रिगेडियर लेवल का, मेरे ख्याल में जितना मुझे है, पहला आदमी हिंदुस्तानी इंडियन आर्मी का, और शायद आखिरी भी अभी तक, जो जंग में, फील्ड में वीरगति को प्राप्त होता है। खैर, अब अब्बास अंसारी का मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा इसका भी समझ लीजिए अब्बास अंसारी क्या है। 2011 से 2013 तक 4 बार जूनियर नेशनल का, अपना जो भी उनकी कैटेगरी होती, जूनियर नेशनल का नेशनल चैंपियन, गोल्ड मेडलिस्ट, 4 साल लगातार, फ्लूक में एक बार नहीं। 2012 में हिंदुस्तान की जूनियर नेशनल शूटिंग टीम का कैप्टन, 10 साल पहले। और myNeta.com आप खोल लीजिए, myNeta, मैंने भी वही से किया, मैं आज तक ना इनकी शक्ल नहीं देखी है मैंने सामने से। myNeta.com खोल लीजिए, देखिए वहां क्रिमिनल रिकॉर्ड कितने, इनके सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड जो बताए जा रहे हैं 20 और 21 के, 5 क्रिमिनल रिकॉर्ड इनके नाम से बताए जा रहे हैं, 20 और 21 के। आर्म्स एक्ट, मतलब धोखाधड़ी, कोई हीनियस क्राइम का नहीं। और वो आप समझ सकते हैं कि आज जिस तरह का देश में माहौल है, किस तरह से केसेस बनाए जाते होंगे, किस तरह से होते होंगे। मुझे लगता है कि सिर्फ इनका यह है कि ये मुख्तार अंसारी के लड़के हैं और अपने पिता के कर्मों को इनको भोगना पड़ रहा है। ठीक है, पिता ने अगर वो सब किया है और इनको ये कर्म भोगने पड़ रहे हैं, तो एक व्यक्ति और है जिसके साथ ऐसा वो क्यों, एक टेनी जी है, उनके लड़के ने क्या किया था और इनके एक्टिव सपोर्ट के साथ किया था। किसानों को जैसा आरोप है रौंद दिया था, वो क्यों कैबिनेट में है, वो क्यों कैबिनेट में है। अब मैं मुख्य बात पे आ जाऊं। ओम प्रकाश राजभर का कहना यह है कि जब 2022 का इलेक्शन हो रहा था तो मैंने अखिलेश यादव जी से कहा कि मुझे कम से कम जब मेरे 13 विधायक होंगे तभी मैं स्टेट की रिकॉग्नाइज पार्टी बनूंगा, और इसलिए उन्होंने मुझे 17 टिकट दिए। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हें 13 लोगों को, मैं सपा के लोग हैं जो तुम्हारे नाम पे टिकट होंगे। इनका कहना है कि मेरे वो 13 लोग मेरे नहीं हैं। इस समय जो 6 जीत के आए हैं, ये आज अपने बयान में कहें कि उसमें 3 सपा के लोग हैं, 3 सिर्फ मेरे हैं। तो इनके मतलब इन्हीं के अपने एडमिशन के हिसाब से ही हैज ओनली 3 MLAs। मैं एक चीज आपको समझ में आती है ना, इसमें लेन देन हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, आंसर में आप अपने हिसाब से उत्तर दीजिएगा। अब इन्होंने खुद ही कहा है कि जल्दी मंत्री बनाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। जिस तरह की गालियां इन्होंने दी हैं,
जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है वो गूगल करके आप खुद देख लीजिएगा, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। अब अब्बास को छोड़ देना एनडीए में जाने की क्या पहली शर्त थी? कि अब्बास अंसारी को अगर आप ये सब बातें थे तो आज तक छोड़ दिए होते। और मुझे जो एक चीज हरदम लगती है, अब्बास अंसारी के पिता माफिया हैं और उनको इस देश के कानून के अंतर्गत अगर फांसी 10 बार लगती हो तो 10 बार लगाइए, अगर उनको जो भी उनकी सजा हो। लेकिन पिता के जो भी हो, एक स्पोर्ट्समैन को आप फिर से माफिया करार देके इसके रिपरकशंस दूसरे हैं। मेरे ख्याल में अब्बास अपनी उस एज को पास कर चुके हैं जहां पे अब वो कुछ परफॉर्म कर पाए, ही हैज पास दैट एज। लेकिन आप एक इस तरह के व्यक्ति को ब्रांड करके उसको माफिया डिक्लेयर करने की जो एक मंशा है और जो एक इच्छा है, उस पर थोड़ा काबू कर लेंगे तो देश के लिए हितकर होगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।